जयप्रकाश करदम जी की कहानी नो बार। Wanted suitable groom for MA, 24 years, 158 centimeter, wheatish, slim, sharp featured, beautiful girl, expert in household, highly educated, progressive family, no bar। टाइम्स ऑफ इंडिया के मैट्रिमोनियल्स कॉलम पर नज़र दौड़ाते हुए उसकी नज़र इस विज्ञापन पर ठहर गई। 2-3 बार उसने इस विज्ञापन को पढ़ा और पेन से उस पर एक निशान लगाने के बाद वह कुछ देर तक पेन को अपनी उंगलियों में नचाता रहा। फिर पेन को मेज पर रखकर सोफे में लगभग धंसते हुए वह इस विज्ञापन के विषय में सोचने लगा। जिस तरह की शिक्षित, सुंदर और स्मार्ट लड़की वह चाहता था, यह लड़की उसके एकदम अनुकूल थी। वह प्रगतिशील विचारों का था और चाहता था कि उसकी पत्नी भी प्रगतिशील विचारों की हो। अंतर्जातीय विवाह की बात वह तभी से सोचने लगा था जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बाद में नौकरी में आने के बाद उसने अपना पक्का मन बना लिया था कि वह शादी किसी योग्य लड़की से ही करेगा, चाहे वह अपनी जाति की हो या किसी अन्य जाति की। विज्ञापन से पूरी तरह संतुष्ट हो जाने पर उसने पेन उठाया और उस मैट्रिमोनियल के जवाब में पत्र लिखने बैठ गया। पत्र में अपना बायोडाटा, शिक्षा, उम्र, स्वास्थ्य, लंबाई, रंग रूप, नौकरी, वेतन, अभिरुचि से लेकर माता पिता, गांव आदि तक, यानी अपने निजी और परिवार के बारे में सब ज़रूरी बातें उसने लिखी। जाति के बारे में लिखते लिखते वह अटक गया। एक बार उसका मन हुआ कि उसको अपनी जाति का उल्लेख भी कर देना चाहिए। उसने सोचा, ठीक है कि सामने वाले के लिए जाति कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से जाति का उल्लेख कर देने में क्या बुराई है। जब पूरा विवरण लिख कर भेजा जा रहा है तो यथासंभव अपने से संबंधित सब जानकारियाँ पूर्ण और स्पष्ट रूप से लिख कर भेजनी चाहिए। लेकिन तुरंत यह सोचकर, जब विज्ञापनदाता जाति की भावना से पहले ही मुक्त है तो उसके लिए भी अपनी जाति लिखने का क्या औचित्य है। ऐसे में अपनी ओर से जाति का उल्लेख करना हल्कापन होगा। यह सोच उसने जाति का विवरण लिखते लिखते काट दिया था। पहले वह हर रविवार को केवल मैट्रिमोनियल्स पढ़ने के लिए कई अखबार खरीदता था और कई घंटे विज्ञापनों में उलझा रहता था। लेकिन इस विज्ञापन के बाद उसने पत्र पत्रिकाओं में मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन देखने बंद कर दिए थे। उसकी तलाश जैसे खत्म हो गई थी। उसे विश्वास था कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। उसका यह सोचना अपनी जगह पर सही भी था, क्योंकि वह एमएससी पास एक IRS अधिकारी था। शरीर से भी स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक था। हर तरह से किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के साथ विवाह हेतु वह उपयुक्त था। करीब 1.5 सप्ताह बाद ही उसे अपने पत्र का जवाब मिल गया। लड़की वालों ने उसे अपने घर आमंत्रित किया था। वह उनके घर पहुंचा। लगभग 1 घंटे तक वह वहां रहा। उसने लड़की को देखा। जैसा विज्ञापन में उल्लेख था, लड़की बिल्कुल वैसी ही थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर और आकर्षक। उसे लड़की एकदम भा गई थी। उसका मन हुआ कि वह तुरंत हाँ कर दे, लेकिन लड़की के पिता ने जैसे उसके मन की बात भांप ली थी। उन्होंने कहा, देखिए राजेश जी, हम बड़े खुले विचारों के आदमी हैं। जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, किसी प्रकार के बंधन को हम नहीं मानते। ये सब बातें पिछड़ेपन का प्रतीक है। हमारे परिवार में जितनी भी शादियां हुई हैं वे सब अंतर्जातीय हुई हैं। अब देखो, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी पत्नी कायस्थ परिवार से है। हमारी बड़ी बेटी की शादी
अग्रवाल लड़के के साथ हुई है और हमारे घर में जो बहू आई है वह पंजाबी खत्री है। हमारी नज़र में लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह देखें, परखें और बातचीत करें। यदि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो बस वह काफ़ी है। इसके अलावा सब चीज़ें गौण हैं। वैसे भी विवाह जन्म भर का बंधन होता है। इसके बारे में निर्णय अच्छी तरह जांच परख करके और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही लिया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। आप दोनों पढ़े लिखे और समझदार हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप दोनों आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को जाने समझें। इसके लिए आप पूरा समय लें। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप मिलें, लेकिन जो भी निर्णय लें पूरी संतुष्टि के बाद ही लें। मैं समझता हूँ आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। उन्होंने प्रश्नसूचक दृष्टि से राजेश की ओर देखा। उनकी यह बात राजेश को बहुत उपयुक्त लगी थी। उसने उनके विचारों के प्रति अपनी सहमति जताई। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। उस दिन चाय पीकर और थोड़ी देर ठहर कर वह चला गया था। उसके बाद कई बार लड़की के साथ उसकी मुलाकात और बातचीत हुई। जैसे जैसे उनकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, वे औपचारिकता के आवरण से बाहर निकल अनौपचारिक हो रहे थे और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। पिछली मुलाकातों की तरह उस दिन भी वे मिले, कनॉट पैलेस में एक रेस्तरां में, और फिर एक पार्क में। घंटों तक वे नर्म हरी घास पर बैठे बतियाते रहे, एक दूसरे की आंखों में झांकते, दिल से दिल का संवाद जोड़ते, एक दूसरे को गुदगुदाते रहे। धूप के तिनकों को दांतों से कुचलते या उनसे दांतों को कुरेदते, विचार सागर में उठते गिरते रहे। भावी जीवन का खाका बनाते, उसमें जोड़ घटाव करते रहे। सिर पर टोकरी रखे चने मूंगफली बेचने वाले हॉकर हाथों में हाथ डाले पास से गुजरते हुए जोड़े, पेड़ों की शाखाओं पर चहचहाते पक्षी और सामने चिकनी सड़क पर दौड़ते वाहनों की आवाज़ से कभी कभी उनका ध्यान उचटता, लेकिन क्षण भर पश्चात ही वे फिर से अपनी बातों में तल्लीन हो जाते। शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ चलोगे? लड़की का प्रश्न था। नैनीताल, मसूरी, जहाँ कहीं भी तुम चाहो, उसने तपाक से कहा। लड़की ने मुंह बिचकाया। ये भी कोई जगह है हनीमून के लिए? ये तो इतनी नज़दीक है कि यहाँ कभी भी जाया जा सकता है। तो कुल्लू मनाली चले चलेंगे? उसने विचार रखा। नहीं, कुल्लू मनाली भी नहीं, वहाँ तो मैं जा चुकी हूँ। हनीमून के लिए किसी नई जगह पर चलेंगे। साउथ में कैसा रहेगा? साउथ में कभी गई भी नहीं हूँ मैं। मेरी एक फ्रेंड ऊटी गई थी हनीमून के लिए, कहती है ऊटी बहुत प्यारी जगह है। कहकर उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से उसने राजेश की ओर देखा। तो ऊटी चले चलते हैं, उसने लड़की के साथ सहमति जताई। चले चलते हैं तो ऐसे कह रहे हो जैसे अभी ही जा रहे हो। अरे पहले शादी हो जाए तभी तो कहीं चलोगे, लड़की ने प्यार भरे अंदाज में कहा। शादी होने में अब देर कितनी है? तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें, क्यों है ना? उसने लड़की की आंखों में झांका। इसमें भी कुछ शक है? उत्तर में लड़की ने प्रति प्रश्न किया। तो फिर तुम अपने माता पिता को जाकर अपनी राय बता दो। जल्दी से कोई तारीख तय करके शादी कर लेते हैं, क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, मैं आज ही जाकर मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम मुझे पसंद हो। उस दिन बहुत देर तक वे एक दूसरे के साथ रहे। शीघ्र ही एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधने की आशा और उमंग के साथ वे दोनों अलग हुए। अपने कमरे में आकर भी देर रात तक राजेश उस लड़की को लेकर अपने भावी जीवन के बारे में सोचता रहा था।
भले ही अपने भविष्य के बारे में निर्णय मुझे खुद लेना है और ले लिया है, फिर भी माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरे लिए इतने कष्ट सहे हैं, मुझे उनका मान सम्मान भी रखना चाहिए। मुझे उनको भी बताना चाहिए कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। वे कितने खुश होंगे। मन में यह विचार कर उसी हफ्ते छुट्टी लेकर वह अपने माता पिता से मिलने गांव चला गया था। पिछले काफ़ी दिनों से माता पिता उसको शादी के लिए बार बार टोकने लगे थे। पिछली बार वह घर गया था तो पिताजी ने उससे कहा था, देखो बेटा, हर काम का एक टाइम होता है, टाइम पर ही काम अच्छे लगते हैं। शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है। तुम खूब पढ़ लिख गए हो, 2 पैसे का हिल्ला भी लग गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और माँ ने कहा था, बेटा, हमारी ज़िंदगी की तय अब सांझ है, पके पाँव हैं हमारे, आज मरे कल को दूसरा दिन। मेरी ओर से आत्मा हर तरह से प्रसन्न है, बस एक ही कमी है, जल्दी से घर में लक्ष्मी आ जावे, तय आँख बंद होने से पहले पोती पोते का मुँह देख लूँ। चलो, माता पिता की इच्छा पूरी हो जाएगी, उसने सोचा। घर पहुंचकर उसने माता पिता को यह खबर सुनाई कि उसने उनके लिए एक बहू देख ली है और लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की है। तो दोनों बहुत खुश हुए थे। माँ ने ज़मीन चुचकारी थी और शीतला देवी को याद किया था। शीतल मैया, तू बड़ी दयालु है, जैसे तैनी मारी अब तक सुनी है, आगे भी सुनिए। बातचीत के दौरान पिताजी ने जानना चाहा था, लड़की वाले कहाँ के रहने वाले हैं? यह मुझे पता नहीं, राजेश ने कहा। क्यों, तुमने पूछा नहीं उनसे? पिताजी ने पूछा। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, पर कहीं के भी हों, आदमी बड़े अच्छे हैं, सवर्ण हैं, पर जाति पाति को तनिक भी नहीं मानते। क्या? चौंके थे पिताजी यह सुनकर। क्या वे अपनी बिरादरी के नहीं हैं? आशंका भरी जिज्ञासा के साथ उन्होंने पूछा। नहीं, पर आदमी बहुत अच्छे हैं। राजेश ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की। सो तो ठीक है बेटा, पर क्या उनको पता है कि तुम किस जात के हो? इस बार उनकी आवाज़ कुछ दबी हुई सी थी। नहीं, न उन्होंने कभी पूछा और न कभी ऐसा मौका ही आया कि मैं उन्हें बतलाता। दरअसल जाति पाति और भेदभाव का यह रोग अनपढ़ लोगों में ही है। पढ़ा लिखा समाज कहाँ जाति को मानता है। पढ़े लिखे और शिक्षित समाज में व्यक्ति को जाति से नहीं, उसकी शिक्षा, योग्यता और उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर जाना और माना जाता है। और फिर जब सवर्ण लोग स्वयं जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हमारे साथ घुल मिल रहे हैं, तो हमारे द्वारा अपनी ओर से जाति का जिक्र करने का कोई औचित्य नहीं है, उसने पिताजी को समझाया। किंतु राजेश की बात उनको सिरे नहीं चढ़ रही थी। उन्होंने मन की बात उसके सामने रख दी। बेटा, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, ज़्यादा नहीं जानता। तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर दुनियादारी को जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है, उसके आधार पर मेरा सुझाव है कि वे ना पूछें तब भी तुम्हें अपनी ओर से उनको अपनी जात बता देनी चाहिए। उनका यह सुझाव जैसे उनके लंबे सामाजिक जीवन अनुभव का निचोड़ था। राजेश को अपने पिता का यह सुझाव अप्रासंगिक सा लगा। उसने उनको समझाने की कोशिश की। बिना पूछे यदि मैं उनको जाति बताऊंगा तो वह मेरा पिछड़ापन होगा। पिताजी, दुनिया 21वीं सदी की ओर बढ़ रही है। पुरानी मान्यताओं और विश्वासों का महत्व खत्म हो रहा है। आज केवल उन्हीं बातों को अर्थ और महत्व है जो बातें प्रासंगिक हैं, जो संकीर्णताओं से ऊपर तथा प्रगतिवाद से जुड़ी हुई है। आप जिस दुनियादारी की बातें कर रहे हैं वह पुरानी लीक को पीटने वाली अनपढ़ लोगों की दुनिया है। वही जाति पांति के झमेले में पड़ी हुई है। हमारे लिए तो यह खुशी की बात है कि हमारा संबंध एक ऐसे परिवार से हो रहा है जो इतना शिक्षित, सभ्य और प्रगतिशील है। तुम पढ़े लिखे हो, दुनिया को देखते हो,
अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हो। तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। यदि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मन ठुक रहा है, तो हमारे लिए भी अच्छा है। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। इतना कहकर वह चुप हो गए थे। माता पिता की सहमति ले राजेश शहर लौट आया था। लड़की ने भी अपने माता पिता को बतला दिया था कि उसे राजेश पसंद है। अभी तक सब कुछ अनौपचारिक तरीके से हो रहा था। अब बात को औपचारिक रूप से अंतिम शक्ल देने के लिए लड़की के पिता ने एक दिन राजेश को फ़ोन कर कहा, मैं समझता हूँ कि अब किसी दिन मिल बैठकर हमें बात को अंतिम रूप देना चाहिए। आप चाहें तो हम आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आप अकेले हैं और आपको कुछ असुविधा हो सकती है, इसलिए आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे घर ही आ जाएं। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आप जब भी चाहेंगे मैं आपके घर आ जाऊंगा। तो फिर आज शाम को ही आ जाइए, कोई और प्रोग्राम ना हो तो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उस दिन शाम को ऑफिस से निकलकर वह सीधा लड़की वालों के घर पहुंचा। परिवार के सभी सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। उसने महसूस किया कि पहली बार जब वह उनके घर आया था तब सब कुछ जितना औपचारिक था, आज उतना ही सहज और अनौपचारिक था। परिवार के सब लोग उससे खुलकर बात कर रहे थे। यूं पिछली बार भी उसे चाय के साथ बिस्कुट, नमकीन और मिठाई सर्व की गई थी, लेकिन इस बार इन सब के अलावा काजू, तिलगोजे और अन्य कई प्रकार के मेवे और मिठाइयों से मेज सजी हुई थी। काफ़ी देर तक राजेश और लड़की के माता पिता के बीच इधर उधर की बातें होती रही। लड़की के पिता राजेश से उसके विभाग और सेवा के बारे में जानकारी लेते रहे और रिटायरमेंट के पूर्व के कार्यालय के अपने अनुभव सुनाते रहे। लड़की की माँ राजेश को भावी दामाद के रूप में देख रही थी। स्नेह और ममत्व से उसकी ओर देखते हुए वह यह लो बेटा, यह लो और लो कह कहकर उसको कभी मिठाई, कभी मेवे और कभी नमकीन खिलाए जा रही थी। लड़की के पिता भी लो बेटा थोड़ा और लो कहकर कभी एक और कभी दूसरी प्लेट उसकी ओर सरका रहे थे। उनके स्नेह और आत्मीयता से राजेश का मन अभिभूत था। यह देखकर वह अच्छा महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे और आत्मीय लोग मिले हैं। उसने सोचा, यदि सब लोग इस तरह के हो जाएं तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। हालांकि अनौपचारिक रूप से लड़की के ज़रिए उसके माता पिता को यह पता चल गया था कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ विवाह करने को सहमत हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से भी राजेश की राय पूछी। राजेश जी, मैं समझता हूँ आपने अनीता को काफ़ी कुछ देख और समझ लिया होगा और अब आप अपनी राय व्यक्त कर सकने की स्थिति में होंगे। क्या राय है आपकी? जी, अनीता बहुत अच्छी हैं। क्या आप उसे पसंद करते हैं? जी हाँ, संकोच के साथ उसने कहा। खुशी हुई आपसे ये जानकर। अनीता भी आपको पसंद करती है, बड़ी तारीफ़ की है उसने आपकी। चलो अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ अब हमें सगाई का कोई दिन निश्चित कर लेना चाहिए। और आप सगाई कहाँ कराना चाहेंगे, यहीं पर या गांव में, यह भी आप देख लें? जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार गांव चले चलें तो अच्छा रहेगा। वहाँ मेरे माता पिता हैं। हालांकि निर्णय तो मुझे ही लेना है और मैं ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप वहाँ तक चले चलेंगे तो उनका सम्मान रह जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह भी कोई कहने की बात है। बड़ों का सम्मान पहली बात है, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। हम आपके गांव चलेंगे, बताओ कब चलें? वह मैं आपको बाद में बतला दूंगा, पहले मुझे अपने गांव खबर भिजवानी होगी। आप जानते हैं 2-4 रिश्तेदार भी ऐसे मौके पर आते ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप खबर भिजवाइए और जो भी दिन और तारीख आपको उपयुक्त लगे हमें बता दीजिए। हम उसी दिन आपके गांव चलेंगे। जी ठीक है, अब आप इजाज़त दें, मैं चलना चाहूँगा। यह कहते हुए राजेश उठकर चलने को तैयार हुआ, लेकिन लड़की के माता पिता ने उसे रोक लिया। नहीं नहीं, खाना खाए बिना आप नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बैठिए, खाना तैयार हुआ जाता है, खाकर ही अब आप जाएंगे। कहकर उन्होंने आवाज़ लगाई,
बहू जल्दी से खाना तैयार करवाओ। उनके इस प्यार और आग्रह के आगे राजेश कुछ नहीं कह सका। किचन में बर्तनों की खटर पटर शुरू हो गई थी। लड़की की माँ उठकर अंदर चली गई थी। राजेश और लड़की के पिता के बीच ज़रूरी बात हो चुकी थी, किंतु राजेश बोर न हो इसलिए समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ बातचीत ज़रूरी थी। चर्चा के लिए राजनीति सबसे महान विषय था, अतः लड़की के पिता ने राजनीति पर ही चर्चा शुरू की। क्या पोजीशन है इलेक्शन की? कुछ क्लियर नहीं है, लगता है इस बार भी हंग पार्लियामेंट रहेगी और फिर साल भर के भीतर देश को दोबारा चुनाव की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। लगता तो यही है, क्लियर मेजॉरिटी गेन करने की किसी भी पार्टी की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, लेकिन 200 से ऊपर वह भी शायद ही जा पाए। इसलिए अधिक चांसेस यही है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। वो तो है, पर गवर्नमेंट बनेगी किसकी और चलेगी कितने दिन? मैं नहीं समझता एट प्रेजेंट बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी स्थायी सरकार दे सकती है। लेकिन सरकार का स्थायी होना ही ज़रूरी नहीं है। समाज और राष्ट्र के प्रति उसका दृष्टिकोण भी स्वस्थ, सकारात्मक और प्रगतिशील होना चाहिए। बीजेपी के बारे में यह धारणा है कि उसकी सोच सांप्रदायिक और विघटनकारी है। मुस्लिम और दलित बीजेपी को लेकर सशंकित हैं। उनको लगता है कि बीजेपी की सरकार का रुख उनके प्रति सकारात्मक नहीं रहेगा। मुस्लिम तो खैर बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं। जहाँ तक दलितों का सवाल है, वे स्वयं पिछड़ों के साथ मिलकर सत्ता में आने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। बिहार में लालू और यूपी के मुलायम और मायावती बीजेपी के रास्ते में सबसे बड़े हर्डल हैं। बीजेपी ही क्या, ये सारे समाज के रास्ते में हर्डल हैं। ये सब जातिवाद फैलाकर समाज को तोड़ रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं। यह कहकर वह एक क्षण को रुके और फिर बोले, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, समाज प्रोग्रेसिव हो रहा था, जातिवाद अपनी मौत मर रहा था, लेकिन वीपी सिंह के बच्चे ने मसीहा बनने के चक्कर में मंडल कमीशन लागू कर जातिवाद को फिर से जिंदा कर दिया। कोई देश की बात नहीं करता, सब अगड़े पिछड़ों की बात करते हैं। लालू और मुलायम की तो फिर भी गनीमत है। काशीराम और मायावती को देखो, ये तो बिना जाति के बात ही नहीं करते। वीपी सिंह ने आग लगाई, ये आग में घी डालकर उसे भड़का रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि काशीराम और मायावती जातिवाद को भड़का रहे हैं। जातिवाद तो समाज में पहले से रहा है। हर चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक सब जगह जाति का फैक्टर काम करता रहा है। हाँ, काशीराम, मायावती या दूसरे नेताओं के आने से इतना अंतर अवश्य आया है कि पहले दलितों की अपनी पार्टी नहीं होती थी और उनका वोट कांग्रेस या दूसरे पार्टियों को जाता था, लेकिन आज उनकी अपनी पार्टी है और वे अपनी पार्टी को वोट दे रहे हैं। राजेश के साथ बातों से लड़की के पिता को लगा कि यह लड़का जिस तरह की ज़ुबान बोल रहा है, कहीं यह शेड्यूल कास्ट तो नहीं है। ऐसी ही करते हैं इस तरह की बातें, वे ही पक्ष लेते हैं काशीराम और मायावती का। यह विचार मन में आते ही सहसा वह असहज से हो गए और अरे अनीता आवाज़ लगाते हुए उठकर अंदर चले गए। अनीता ड्राइंग रूम में पर्दे की दूसरी ओर डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगा रही थी। उसने वहाँ से उत्तर दिया, यस पापा। बेटी एक बात तो बताओ। क्या पापा? इस लड़के की कास्ट क्या है? आई कांट से पापा, मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं। फिर भी बातचीत के दौरान कहीं कोई प्रसंग आया हो और तुमने कुछ नोट किया हो? नहीं पापा, मेरा तो इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। मैंने तो बस यही देखा कि उसकी नेचर बहुत अच्छी है, उसे एटिकेट्स आते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। स्मोकिंग तक वह नहीं करता और फिर हमारे ऐड में पहले ही 9 बार छपा था, इसलिए उसकी कैस्ट के बारे में जानने की या इस ओर ध्यान देने की कोई तुक ही नहीं थी। फिर भी तुमको इस ओर ध्यान देना चाहिए था बेटी। पर क्यों पापा? जब हम जाति पाति को मानते ही नहीं तो फिर वह किसी भी कास्ट का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लड़की ने बड़ी सहजता से कहा। वह सब तो ठीक है कि हम जाति पाति को नहीं मानते
और हमने मैट्रिमोनियल में 9 बार छपवाया था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो देखनी ही होती है। आखिर 9 बार का यह मतलब तो नहीं कि किसी चमार चूड़े के साथ। तभी फ़ोन की घंटी बजी और वह फ़ोन सुनने के लिए ड्राइंग रूम में चले गए। अनीता वहीं खड़ी रह गई थी।